हेलो फ्रेंड्स, क्लास 8 का एनसीईआरटी बुक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन है। अध्याय 1 है भारतीय संविधान। क्या है भारतीय संविधान? इसमें हम लोग देख रहे थे मौलिक अधिकार के बारे में। ठीक है, मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की क्या है, अंतरात्मा भी कहलाता है। तो जो मौलिक अधिकार है ना, तो मौलिक अधिकारों वाला खंड क्या कहलाता है? भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाता है। और औपनिवेशिक शासन ने राष्ट्रवादियों की दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया था। तो जो हमारे देश में औपनिवेशिक शासन थे, उन्होंने क्या किया था? जो राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति क्या किया था? संदेह का भाव पैदा कर दिया था। ठीक है, इसीलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि जो राष्ट्रवादी लोग थे ना, ये लोग चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार भी होने चाहिए। तो क्या है, जो हमारे राष्ट्रवादी लोग थे, वे लोग चाहते थे कि जो स्वतंत्र भारत है उसमें राज्य की जो सत्ता है उसका जो दुरुपयोग से है उससे बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार भी होने चाहिए। ठीक है, लिखित अधिकार होना चाहिए। तो लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। तो क्या है फ्रेंड, जो मौलिक अधिकार है ना, ये देश के सभी नागरिकों को क्या करता है? राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। तो इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष क्या करते हैं? व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। तो जो अन्य व्यक्तियों के समक्ष है, ये व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। तो कौन? ये संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की क्या करता है? रक्षा करता है। अगर बात करेंगे कि विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय भी चाहते, तो जो अल्पसंख्यक हैं वे लोग भी चाहते थे कि संविधान में ऐसे अधिकारों को शामिल किया जाए। तो संविधान में ऐसे अधिकारों को शामिल किया जाए जो उनके समूह की रक्षा कर सके। ठीक है, फलस्वरूप बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन भी संविधान में दिया गया। तो इसके फलस्वरूप क्या था? जो बहुसंख्यक है ना, वो अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन भी संविधान में दिया गया है। तो इन मौलिक अधिकारों के बारे में हमें डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि इनका दोहरा उद्देश्य है। इनका क्या है? इनका दोहरा उद्देश्य है। टू टाइप से इसका उद्देश्य होगा। ठीक है, अब पहला, हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वो उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके। तो पहला क्या उद्देश्य है? कि हर एक नागरिक के पास, यानी हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वो उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके। और दूसरा ये है कि अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। तो ये जो अधिकार है ना, हर उस सत्ता और संस्था के लिए क्या हो? बाध्यकारी हो। ठीक है, बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। तो इन्होंने ये दो मौलिक अधिकारों के दोहरा उद्देश्य किसने दिया गया था? तो किसने कहा था? डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या देखे थे? पहला क्या उद्देश्य था? कि हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वो उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके। और दूसरा क्या था? कि ये अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए हो जो बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया। तो इस प्रकार से 2-3 बार रिपीट कर लिए तो हो सके तो आप लोग का दिमाग में घुस गया होगा, समझ में आ गया होगा। और आप लोग भी एक बार ट्राई कर लीजिएगा रीड करके। अब देखेंगे ये भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों में से कुछ अधिकार। तो जो है भारतीय संविधान में लिखा गया कुछ मौलिक अधिकारों में से कुछ अधिकार यहाँ पर दिया गया है। तो पहला क्या है? समानता का अधिकार। कानून की नज़र में सभी लोग क्या होता है? समान है, तो इक्वल। ठीक है, तो कानून की नज़र में सभी लोग क्या होते हैं? समान है। और इसका मतलब है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। तो इसका मतलब क्या है फ्रेंड? कि देश के सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि जो धर्म है, जो जाति है या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो इस कानून में क्या है?
किसी भी धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। बात करेंगे खेल के मैदान हो या होटल हो या दुकान हो या इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर सभी को बराबर पहुंच का अधिकार होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो लोग अमीर हैं, जो लोग नेता लोग हैं, जो लोग बड़े प्रसिद्ध हैं, वही लोग होटल जाएंगे, मैदान घुसेंगे, दुकान आएंगे। तो इस प्रकार का हक सबको बराबर मिलना चाहिए, सभी को आना चाहिए, सभी को मौका मिलना चाहिए और बराबर पहुंच का अधिकार होना चाहिए। रोजगार के मामले में राज्य के किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। अगर बात करें रोजगार की, तो राज्य के क्या कहते हैं, राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं जिनके बारे में इसी किताब में हम लोग क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। जैसे छुआछूत की प्रथा का भी उन्मूलन कर दिया गया है। ठीक है, अब देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता होना चाहिए, देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने तथा कोई भी व्यवसाय हो या पेशा या कारोबार करने का अधिकार शामिल है। तो ये स्वतंत्रता का अधिकार में आ जाता है। ठीक है, अब देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो मौलिक अधिकार में शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में देख लेते हैं। तो इस संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया। अगर कोई भी मानव व्यापार करते हैं, ठीक है, मानव व्यापार करते हैं, जैसे जबरिया श्रम करते हैं, जबरदस्ती श्रम में रखते हैं, और फिर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रखते हैं मजदूरी करने के लिए, तो ये सब क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नहीं रख सकते हैं मजदूरी के लिए। ठीक है, आगे बात करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो नंबर 4 में देखते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सभी नागरिकों को क्या है, पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। और जो प्रत्येक व्यक्ति है ना, जो प्रत्येक व्यक्ति है उसको अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसको अपने इच्छा का धर्म अपनाने और उसका प्रचार प्रसार करने का भी अधिकार है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में क्या देखें फ्रेंड, कि जो प्रत्येक नागरिक है, यानी सभी प्रकार के नागरिकों को पूरी अपनी जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसको दी गई है, और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार अपने इच्छा अनुसार क्या करे, धर्म अपनाए, उसका प्रचार प्रसार करे, इस चीज़ का अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में। ठीक है, अगर देखेंगे कि सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार में क्या है, तो सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार में संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई, जो संविधान में क्या क्या कहा गया है कि जो धार्मिक या भाषाई है, सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। तो संविधान में क्या कहा गया है कि जो धार्मिक है, भाषाई है, जो सभी अल्पसंख्यक समुदाय है, वो अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने क्या करें, शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। अगर बात करेंगे कि संवैधानिक उपचार का अधिकार के बारे में, तो देखते हैं। देखिए, यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो इस अधिकार का सहारा लेकर वो अदालत में जा सकता है। तो संवैधानिक उपचार में क्या है, यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का क्या हुआ है, उल्लंघन हुआ है, तो इस अधिकार का सहारा लेकर वो अदालत में जा सकता है। तो संवैधानिक उपचार का अधिकार में इस तरह का अधिकार है, और संविधान का यानी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है अगर किसी राज्य में, तो इस अधिकार को यानी संवैधानिक उपचार अधिकार को लेकर के वह अदालत तक जा सकता है। अब देखते हैं, मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे संविधान में एक खंड नीति निर्देशक तत्वों का भी है। तब देख लिए, मौलिक अधिकार तो देख चुके, अब हम लोग देखेंगे हमारे संविधान में क्या है, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व। संविधान की सभा के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा था कि ताकि और ज़्यादा सामाजिक व आर्थिक सुधार लाया जा सके। तो जो है ना फ्रेंड, संविधान सभा, उसके सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा था, क्या था कि जो ताकि ज़्यादा सामाजिक व आर्थिक सुधार लाया जा सके। वे चाहते थे कि जो स्वतंत्र है भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाले व्यक्ति, यानी दूर करने वाले कानून और नीतियाँ बनाते हुए इन सिद्धांतों को मार्गदर्शक के रूप में हमेशा अपने सामने रखें। आगे देखेंगे
कि निम्नलिखित परिस्थितियों में कौन से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। तो देखते हैं इसमें से कौन से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। यदि 13 साल का एक बच्चा कालीन के कारखाने में मजदूरी करता है तो इसमें कौन सा मौलिक अधिकार उल्लंघन हो रहा है। तो हम लोग देख चुके ना यहाँ पर शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें शोषण के विरुद्ध एक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। यदि किसी राज्य का कोई नेता दूसरे राज्यों के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोकता है तो इसमें हम लोग कौन सा अधिकार के बारे में देखें। इसमें स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में देख चुके ना हम लोग। इसमें स्वतंत्रता का अधिकार जैसे कि भाषण की स्वतंत्रता होना चाहिए, सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता होना चाहिए, देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने तथा कोई भी व्यवसाय पेशा या कारोबारी करने का अधिकार शामिल है ना। इसके बारे में हम लोग देख रहे थे। यदि किसी जन समूह को राजस्थान में तेलुगु माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती तो इसमें कौन सा मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। ये 5वां वाला ना, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। अब हम लोग देखेंगे कि यदि सरकार सशस्त्र बलों में कार्यरत किसी अधिकारी को इसलिए पदोन्नति नहीं दे रही है क्योंकि वह अधिकारी क्या है, महिला है, तो इसमें कौन सा अधिकार है। तो इसमें कौन सा मौलिक अधिकार है फ्रेंड। तो इसमें समानता का ना, क्योंकि वो अधिकारी महिला है, इसमें समानता का अधिकार है, इसका उल्लंघन हो रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग देख चुके हैं मौलिक अधिकार के बारे में। अब हम लोग देखेंगे धर्मनिरपेक्षता के बारे में। धर्मनिरपेक्ष राज्य वो होता है जिसमें क्या है, राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राज्य के धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता है। इसके बारे में हम अगले अध्याय में और विस्तार से पढ़ेंगे। अब आप इस बात को समझने लगे होंगे कि कभी कभी देश का इतिहास यह तय कर देता है कि देश का संविधान कैसा होगा। तो हम लोग धर्मनिरपेक्षता के बारे में क्या पढ़े कि धर्मनिरपेक्षता राज्य वो होता है जिसमें राज्य किसी भी यानी राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को क्या करता है, राज्य के धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता है। तो इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, अगले भाग में पढ़ेंगे। और अब हम लोग इधर पढ़ेंगे कि कभी कभी क्या होता है, देश का इतिहास यह तय कर देता है कि जो देश का संविधान है ना कैसा होगा। संविधान उन आदर्शों को तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिन्हें हम अपने देश और अपने प्रतिनिधियों के जरिए साकार करना चाहते हैं। जिस तरह फुटबॉल के नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह क्या है, जिन देशों के संविधान में भारी बदलाव आ जाते हैं वहाँ देश का क्या होता है, बुनियादी स्वरूप भी बदल जाता है। हम नेपाल में यह देख चुके हैं कि वहाँ लोकतंत्र बनाने की ज़रूरत के साथ ही एक नए संविधान की ज़रूरत भी पैदा हो गई। तो जब नेपाल में लोकतंत्र बना तो उसके हिसाब से नए संविधान की भी ज़रूरत हो गई। ठीक है, ज़रूरत पैदा हो गई थी ना, ये वाला देखें। और हम लोग ऊपर भारतीय संविधान की जिन आयामों का जिक्र किया है वे कई बार काफ़ी जटिल दिखाई देते हैं और उन्हें समझने में मुश्किल भी महत्वपूर्ण महसूस होती है। तो उनको क्या है, समझने में मुश्किल भी महसूस होती है। लेकिन अभी हम लोग इस बारे में ज़्यादा फिक्र नहीं करेंगे। इस पुस्तक के बाकी अध्याय में भी और अगली कक्षा में भारतीय संविधान की इन सभी पहलुओं के बारे में हम लोग लगातार क्या है सीखते जाएंगे। तो इस प्रकार से दिया हुआ इस चैप्टर में, इस पार्ट में देखिए यहाँ उपरोक्त तस्वीरों में क्या है, 24 जनवरी 1950 को है संविधान सभा के विभिन्न सदस्य अपनी आखिरी बैठक में क्या है फ्रेंड कि संविधान की एक प्रति पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। फ्रेंड इस बार की सीटेट परीक्षा में हो सकता है ये वाला क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए इसको अच्छे से ध्यान दीजिए कि जो 24 जनवरी है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के विभिन्न सदस्य क्या कर रहे थे, या इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो विभिन्न सदस्य अपनी क्या कर रहे थे, आखिरी बैठक में संविधान की एक प्रति पर क्या कर रहे थे, हस्ताक्षर कर रहे थे ना 24 जनवरी 1950 को। सबसे ऊपर वाले चित्र में क्या है, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू दस्तखत कर रहे हैं। दूसरे चित्र में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। सबसे निचले चित्र में दाएं से बाएं क्रम में ये लोग दिखाई दे रहे हैं। श्री जयराम दास, दौलत राम, खाद्य एवं कृषि मंत्री राजकुमारी अमृत कौर हैं,
स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर जॉन मथाई है, वित्त मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं और उप प्रधानमंत्री तथा उनके पीछे श्री जगजीवन राम श्रम मंत्री खड़े हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है, देखिए इस प्रकार सब लोग अलग अलग डिपार्टमेंट के मंत्रियां हैं। अब देखते हैं कि संविधान में मूल कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है। तो अपने यहाँ पर कुछ क्रियाकलाप करने के लिए कहा गया कि अपने शिक्षक की सहायता से पता लगाना है। ये तो क्लास के लिए है। 11 मौलिक कर्तव्य में से क्या है, जो 11 मौलिक कर्तव्यों में से प्रत्येक से संबंधित रेखाचित्र, यहाँ पर कुछ क्रियाकलाप दिया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त हुई और मेरी आशा है कि आप लोग को समझ में आ रही होगी। फिर मिलेंगे दूसरा चैप्टर के साथ, तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद।